कनिष्क के उत्तराधिकारी। हेडिंग डालेंगे हम आज कनिष्क के उत्तराधिकारी, यानी कि कनिष्क के बाद 2-3 राजा हुए हैं जिनके बारे में कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न पूछता है वो देख लेंगे। कनिष्क के उत्तराधिकारी। अब इसमें पहला नाम लिखिए और ब्लैक पेन से लिखिएगा हेडिंग के रूप में बासिस्क। बासिस्क, कनिष्क के बाद बासिस्क। ब्रैकेट में टाइम लिख लेना, 102 ईस्वी से 106 ईस्वी। अब लिखिए पहला पॉइंट, कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र, कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र वासिस्क शासक बना। उसका बड़ा पुत्र वासिस्क शासक बना। उसी लाइन में लिखिएगा, इस शासक की अभी तक कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। इस शासक की अभी तक कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। इस शासक की अभी तक कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। नई लाइन से नया पॉइंट है। देखिए इसका एक लेख मथुरा से तथा दूसरा सांची से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सांची से प्राप्त हुआ है। अब एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न जहां से बनेगा वो लिखेंगे हम लोग। देखिए राजतरंगिणी के अनुसार अभी राजतरंगिणी पता है क्या है? ग्रंथ है। किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। कहाँ के थे? कश्मीरी कवि थे कल्हड़। इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरा एक चैप्टर है, सेकंड पेपर, जो ये सेकंड चल रहा है, फर्स्ट पेपर कल्हड़, पूरा कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे उसको, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से राजा हुए हैं कश्मीर में, तो वही कल्हड़ है। उसकी पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है और कल्हड़ को प्रथम ऐतिहासिक कवि माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखिए राजतरंगिणी के अनुसार जुस्क नामक शासक, जिसने कश्मीर में जुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कनिष्क ने कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर। तो जुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यह और कोई नहीं बल्कि वशिष्ठ ही था। ठीक, वशिष्ठ ही था। तो वशिष्ठ के बारे में ये इतना ही सिर्फ महत्वपूर्ण जाना जा सकता है, जहां से परीक्षा में पूछे। दूसरा नाम लिखिए हुविस्क। ब्रैकेट में समय लिख लीजिए, 106 ईस्वी से 138 ईस्वी। पहला पॉइंट लिखिए। देखिए आरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठ का पुत्र कनिष्क द्वितीय, मतलब कनिष्क पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर हमने वशिष्ठ पढ़ा, अब हम लिख रहे हैं कि वशिष्ठ का पुत्र कनिष्क द्वितीय अल्प अवस्था में था
अल्प का मतलब छोटा, वो शासन नहीं कर सकता, गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इतनी कम आयु थी, ठीक है, अल्प अवस्था में था। ऐसी स्थिति में वशिष्ठ के भाई हुविष्क तथा कनिष्क द्वितीय ने हुविष्क तथा कनिष्क द्वितीय ने सम्मिलित रूप से शासन किया, सम्मिलित रूप से शासन किया। सम्मिलित रूप का मतलब है दोनों गद्दी पर बैठ रहे थे और जो हुविष्क था वो संरक्षण कर रहा था कनिष्क का, ठीक है। हालांकि पुत्र को ही गद्दी पर बैठना होता है, पुत्र अगर अल्पवयस्क है तो संरक्षक के तौर पे बैठा जा सकता है, तो ऐसा ही किया गया। अगला पॉइंट लिखिए। इस अभिलेख से ज्ञात होता है, वहीं आरा अभिलेख की बात कर रहे हैं, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क द्वितीय ने महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। महाराज, महाराजाधिराज और देवपुत्र जैसी उपाधियां ग्रहण की, ठीक है। कनिष्क के पश्चात, ये कनिष्क द्वितीय की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम की। कनिष्क के पश्चात कुषाण राजवंश में यह अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब नया पॉइंट नई लाइन से, हुविष्क के समय में कुषाण शासन की राजधानी पेशावर से हटा करके मथुरा कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट, मथुरा कर दी गई। और अगला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेना, पूछा जाएगा। हुविष्क की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में कुषाण काट दो, सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। अब नया पॉइंट, यह भी महत्वपूर्ण है। हुविष्क के सिक्कों पर शिव का अंकन हुआ है। त्रिमुख, इसी लाइन में लिखिएगा, त्रिमुख शिव के साथ श्रृंग धारण किए हुए उमा का अंकन मिलता है। उमा किसको कहा गया? हिंदू देवी देवताओं में उमा एक देवी है, गौरी के लिए शायद उमा कहा जाता है, यानी कि शिव की पत्नी है ना। तो शिव का अंकन और श्रृंग धारण किए हुए मतलब सींग, उमा का उल्लेख मिलता है। तो ये बिरले ऐसे कुछ सिक्के हैं जिन पर इस तरीके के जिक्र मिलते हैं। तो हालांकि ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न आया था, उमा का चित्रण किसकी मुद्राओं पर मिलता है। तो इंपॉर्टेंट तो है, बड़ी परीक्षा में पूछ लिया गया। तो अब तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको ये सब बता दिया हमने, वरना तो पता ही नहीं होता ना कहां से कहां प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जो भी तुम्हें बताया अभी तक इतिहास में, और अभी तक आगे हम गुप्त काल पढ़ेंगे, हम तुम्हें ये बीच बीच में बताते रहेंगे कि
कौन सा प्रश्न किन बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है वहां से? तो बड़ी परीक्षाओं में पूछता ये, ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाएं हैं, तुम्हारी तो छोटी सी है ना। तो उमा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और किसी शासक की मुद्राओं पर इतिहास में उमा का चित्रण नहीं है। शिव का चित्रण है, नंदी का है, त्रिशूल का है, उमा का नहीं। नया पॉइंट लिख लिया, नया पॉइंट का एक हेडिंग डाल लिखिए, वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय, इसके बारे में पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से एक सिक्के पर शिव तथा नंदी का अंकन किया गया है, और उसी सिक्के पर वासु नामक शब्द उत्कीर्ण है। वासु नामक शब्द उत्कीर्ण है, जिसका अर्थ वासुदेव द्वितीय से लगाया गया है। वासुदेव द्वितीय से लगाया गया है, जिसका अर्थ वासुदेव द्वितीय से लगाया गया। तो देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिएगा, वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, जिसने 230 ईस्वी तक शासन किया। 230 ईस्वी तक शासन किया। अंत में ससेनियन शासकों ने वासुदेव द्वितीय को परास्त कर उसके साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अपना अधिकार कर लिया। एक हेडिंग डालें, कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण। तो इसमें पॉइंट में लिखिए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में एक कुषाण शासक केदार का उल्लेख मिलता है। केदार, एक कुषाण शासक केदार का उल्लेख मिलता है। इससे यह पता लगता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कुषाणों के पतन का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, नया पॉइंट लिखिए, उस समय हो रही अनेक विदेशी जातियों के आक्रमणों ने भारत की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति को कमजोर कर दिया था। भारत की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति को कमजोर कर दिया था। इसी कारण उनके लगातार विद्रोहों ने कुषाण साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
कुषाण साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक, तो ये एक ही कारण रहा है कि लगातार आक्रमण हो रहे थे भारतीय सीमाओं पर विदेशों के, तो वो एक भारत की कमजोर स्थिति का कारण रहा है। और भारत में एक चीज है, मैंने आज वहां भी पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर में भी, तो मैंने एक चीज देखी है कि हालांकि हम लोग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, अब जो यहीं तक रखेंगे, अगली जो हेडिंग रहेगी वो कुषाणों का प्रशासन है। कुषाणों का प्रशासन क्या, मौर्योत्तर कालीन प्रशासन, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, मौर्योत्तर कालीन प्रशासन, उसको पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल उसके बाद पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बताते हैं हुआ क्या इतिहास में। इतिहास में ये अक्सर होता रहता है कि एक तो हम अपने क्षेत्र को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है, हम सुखी हैं तो ठीक है, पड़ोसी कितना भी दुखी रहे हमें कोई मतलब नहीं उससे। ये हमेशा से रहा है, इतिहास गवाह है इस चीज का। एक तो हम ही लोग आकर आमंत्रित कर देते हैं विदेशियों को कि आओ आक्रमण करो, रास्ता साफ है। ऐसा कई बार हुआ इतिहास में, सिकंदर को आमंत्रित किया गया था, जाओ भारत में। किसने किया था, आम्भी, कहां का था, तक्षशिला का राजा आम्भी, उसने बुलाया आओ। बाबर को आमंत्रित किया गया था भारत में, किसने किया था, दरिया खां और दिलेर खां ने, भारत पर आक्रमण करने के लिए, वरना लोधी वंश शासन कर ही रहा था। कई बार ऐसा हुआ है। मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो उसको भारतीय शासकों द्वारा सहायता प्राप्त हुई थी। कौन था, क्या नाम था उसका, मुझे जयचंद्र ने बुलाया था, आओ। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया, किसी का कोई सगा थोड़े ना होता है, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में वही 2 वर्ष के बाद फिर आया और जयचंद्र पर आक्रमण कर दिया, उसको पराजित कर दिया। ये भारत में ये हमेशा रहा है कि भारतीय ही विरोध में भारतीयों के हो गए और उन्होंने आमंत्रित कर दिया और विदेशी आक्रमण हुए और भारत की राजनीतिक स्थिति चरमरा गई। अब देखिएगा कि इतना बड़ा विशाल भारत है और कितने राजवंश आए और कितने राजवंश खत्म हुए। इतिहास, इसीलिए भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, भरा पड़ा है एकदम। यूरोप के इतिहास में कुछ है ही नहीं। हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ते हैं, अकेला भारत का इतना बड़ा इतिहास है, यूरोप के इतिहास में कुछ भी नहीं है। बहुत पढ़ना आसान है। हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था तो वहां आधुनिक काल शुरू हो गया था पुनर्जागरण के बाद। हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था, वहां अभी कभी पढ़ा होगा इतिहास तो आप देखेंगे कि कस्तुनतुनिया की एक घटना होती है विश्व के इतिहास में। यूरोप का इतिहास जब पढ़ते हैं या विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो कस्तुनतुनिया का पतन वही 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ मध्यकाल भारत का इतिहास था, पढ़ा जा रहा था। वहां वहीं से पुनर्जागरण की घटना होती है और वहीं से शुरू होता है वहां आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे आधुनिक भारत कब शुरू हुआ, प्लासी का युद्ध। वहां पता नहीं, वहां औद्योगिकरण हो गया था, है अमेरिका आ गया अस्तित्व में, उपनिवेशीकरण स्थापित हुए, वहां फ्रांस की भी घटना हो गई, क्रांति हो गई फ्रांस में, राज्य क्रांति, बहुत सारी। हमारे यहाँ का चल रहा है, आधुनिक काल शुरू हो रहा है। आधुनिक काल शुरू हुए 3-4 साल हो गए, बहुत पीछे रहे हम। उसके पीछे रहने का कारण यही है कि कभी एक नहीं हो पाए और आमंत्रित करते रहे अपने पड़ोसी को ही खत्म करने की होड़ में, और तो ये सब रहा है। तो आसानी से साम्राज्य पतित होते रहे। चलो यहीं तक रखते हैं, फिर हम वहीं जो पूरा अभी तक हमने जो इतने शुंग वंश से लेकर के कुषाण वंश तक पढ़ा है, उन सभी की एक कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग
जिसको कहते हैं सांस्कृतिक स्थिति, उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, राजनीतिक तो पढ़ाई है अभी तक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और उसमें भी हम कला और संस्कृति और साहित्य भी पढ़ लेंगे कि कला में कौन कौन से कलात्मक चीजों का निर्माण हुआ गया, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप है, भीमबेटका की गुफाएं पढ़ लेंगे हम लोग, कारले की गुफाएं पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो होली के बाद 17 तारीख को कॉलेज खुलेगा शायद, सोमवार को, तभी मिलेंगे। ठीक है।